हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित और मैं आज आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी के लिए मापन जो फिज़िक्स है उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे हम। तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न को देखते हैं। लिखा गया है, यदि एक जीवाणु की लंबाई 1 माइक्रोन हो तो 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु की संख्या क्या होगी। अब देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घाते -6। ये जो दिखाई दे रहा है यही वाली गिनती। अगर आप इसको शॉर्टकट ट्रिक में जल्दी से करना चाहते हैं तो ये समझिए कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है तो 10 की घात -6 कहेंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 1 माइक्रोन में कितने जीवाणु होंगे। अब देखिए -6 के रूप में तो हो नहीं सकते, लॉजिकल बात समझिए, ठीक है। तो इसका उल्टा कीजिए, 10 की घाते +6 बनाइए तो इतने जीवाणु यहाँ पे होंगे। ये क्या हो गया, बिना बेसिक थ्योरी को समझे हुए जल्दी से सवाल को हल करने का तरीका है, ठीक है। तुक्का लगा के या कह सकते हैं कि ट्रिक अपना करके जो कुछ भी आप कह सकें इसे, वो तरीका है ये जल्दी से आंसर लाने का तरीका है। तो ये ऐसे कर सकते हैं, बाकी आपको इसका बेसिक्स मैं समझाता हूँ। तो भाई सवाल कुछ ऐसे होगी कि आपको एक जीवाणु की जो लंबाई है, लेंथ दी गई है, वो दी गई है 1 माइक्रोन, ठीक है। 1 माइक्रोन दी गई है। अब 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1 × 10 की घाते -6 मीटर। इतना बात समझ में आ गई होगी, ओके। इतना है आपके जीवाणु की लंबाई। तो आपकी जीवाणु की लंबाई ये हो गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होंगे तो भैया आपकी कुल लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। और आपके जीवाणुओं की संख्या आपसे पूछ रहे हैं, तो जीवाणु की जो संख्या, नंबर ऑफ जो जीवाणु हो रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, तो इसमें क्या होगा कि आपको टोटल लंबाई जो 1 मीटर है उसको हमको ऊपर रखना होगा और एक जीवाणु की जो लंबाई है उसको नीचे रख दीजिए। बहुत सिंपल सा काम ये है, ठीक है। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, मीटर कैंसिल हो जाएगा। एक एक के काटने की कोई ज़रूरत नहीं। 10 की घाते 6 को ऊपर पहुंचा दीजिए, +6 हो जाएगा। तो इतने जीवाणु होंगे। मीटर या फिर सेंटीमीटर ना रख करके वहाँ पे जीवाणु लिखा जाएगा, ठीक है। तो 10 की घाते 6 जीवाणु होंगे वहाँ पे। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। अगला जो प्रश्न है वो ये है, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 5 वर्ष लगते हैं, तो तारे की पृथ्वी से किलोमीटर में दूरी आपको बतानी है। अब देखिए सवाल में बात ये है कि हमको प्रकाश वर्ष के आधार पर ये बताना होगा कि कितनी दूरी पर है। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो भाई बात ये समझेंगे, सबसे पहले बात हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं या फिर किलोमीटर होते हैं। तो ये काउंटिंग हमको करनी पड़ेगी। तो भाई बात ये है कि आपके पास ये जो तीसरी सवाल इसमें प्रश्न की है, ठीक है, भारत भारती की किताब हमारे पास है। तो इसमें हम प्रकाश की चाल जानते हैं, c बराबर 3 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल हो गई है और प्रकाश चल रहा है, उसको टाइम कितना लग रहा है, 1 वर्ष का समय लग रहा है। 1 वर्ष का मतलब होता है 365 दिन, ठीक है। 365 दिन का मतलब होता है 365 × 24 ये घंटे, ठीक है, इतना होता है। और ये इतना गुणते इतना जो घंटे हो रहा है, तो 365 × 24 गुणते यहाँ पे अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट, ठीक। और यहाँ पे 365 × 24 × 60 कर देंगे तो इतने सेकंड से ये सीधा सीधा अर्थ जोड़ पाता है। तो इतना आपके पास समय है, ओके। तो आपके पास चाल दी गई है और समय दिया गया है और हमको निकालना है दूरी यानी डिस्टेंस। तो 1 वर्ष में कितनी दूरी चलती है, तो यही हमारा 1 वर्ष में मतलब कितना चल रहा है ये निकल पाएगा। तो भैया चाल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय, और जो समय अब यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुणते समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणते समय। अब चाल क्या है आपकी है 3 × 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड, और जो चाल बन रही है समय लग रहा है वो
65 गुणते 24 गुणते 60 गुणते 60 के बराबर मिल रहा है। अब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है, ठीक है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अभी गिनतियों को गिन के नहीं दिखा रहा हूँ, बस यूँ समझिए कि इतना होता है 9.46 गुणते 10 के घाते 15 मीटर, ये होती है डिस्टेंस। ओके, ये 1 प्रकाश वर्ष से बराबर है। ये पूरा गुणा करने के बाद इतने के लगभग में आएगा, ऐसा कुछ आएगा। आप कैलकुलेटर से गुणा करके रख सकते हैं। अब देखिए क्या क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 24 का करेंगे, 6 और 6 का करेंगे, ये दोनों को 0 को बढ़ा देंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 10, 10 की घाते 10 हो जाएगा। और यहाँ पे जो गिनतियाँ मिलेंगी वो मिलेंगी 5 के रूप में, 5 गिनती 6 गिनती के रूप में। उसका जो डेसिमल है वो कम करते जाएंगे, इधर लगाते जाएंगे और ये घाते बढ़ाते जाएंगे। तो ये तो आपका बहुत सिंपल सा तरीका होता है जो आपने पढ़ के रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो दूरी है, ठीक है। अभी हमारा जो तारा है वो 5, उससे सूर्य 5 मतलब उससे जो प्रकाश है वो 5 साल के बाद आ रहा है, 5 साल में पहुंच रहा है हमारे पास। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी तारे की हमारे पृथ्वी से दूरी वो हो जाएगी 5 गुणित 9.46 गुणित 10 की घाते 15 मीटर, मीटर हो जाएगी। अब हमको किलोमीटर में चाहिए तो हम 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। देखो भाई 3 जीरो यहाँ से कम हो जाएंगे, बस इतना सा कम हो जाएगा और बाकी होगा क्या और ज़्यादा इसमें गुणा करा देंगे। तो 5 छंग 30 कर देंगे, हासिल लगे 3, 5 चौके 20, 3 23, 2 हो जाएगा हासिल, 9 5 9 45, 46 1 47 और 2 अंकों पे दशमलव लगाएंगे। अभी गुणते 10 की घाते यहाँ पे देखेंगे 3 जीरो जो बचे हैं ऊपर वाले के साथ कम करेगा तो 10 की घाते हो जाएगा ये 12। और यहाँ से भी दशमलव एक तरफ हटाएंगे तो 4.73 गुणित 10 की घाते 10 की घाते ये 1 ही बढ़ जाएगा और 13 हो जाएगा किलोमीटर में, ठीक है। तो इतना आपके पास आंसर हो जाएगा, इतने किलोमीटर दूर है वो जो सूरज है या फिर तारा है। भाई मेरे ख्याल से अब कोई कन्फ्यूज़न तो रही नहीं गई होगी। आगे हम बात करेंगे छठे सवाल की, ठीक है। यहाँ पे दिया गया 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉन संख्या, मतलब एंगस्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। अब यहाँ पे जो हल करने का तरीका है वो हम दिखाएंगे ताकि आप भी खुद जब ऐसे कोई सवाल आए, इससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो जल्दी से जल्दी कुछ आप कर सकें। तो भाई सिंपल करने का तरीका है कि 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉन पूछ रहा है, तो जिसमें से पूछ रहा है आपको माइक्रोन में से पूछ रहा है, आपको माइक्रोन को ऊपर रखना होगा, ठीक है। 1 माइक्रोन को हमने ऊपर रख दिया है, नीचे हम एंगस्ट्रॉन को रखेंगे क्योंकि हमको उसी से भाग करना है। तो एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घाते -10। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका हो गया। आपसे पूछा गया था कि 1 माइक्रोन में जिसके साथ में उसको ऊपर कितने एंगस्ट्रॉन होते हैं, तो हमने इसको नीचे रख दिया। तो इससे अब इसमें भाग करेंगे, लॉजिकली बहुत आसान काम है। जब आधार बराबर है तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये -6 ये +10 बराबर 10 की घाते 10 में से 6 गया 4, इतने होंगे। बस हो गया आंसर आपका। आगे वाली सवाल है 1 नैनोमीटर तुल्य होता है। देखो नैनो में नाम के साथ ही छुपा हुआ है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी होती है, नैनो का मतलब 9 से संबंधित हो रहा है, 9 से संबंधित हो रहा है ना, तो इसको 9 ही रखो। नैनो का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, तो +9 मत लेना, -9 लेना। ओके, क्लियर हुई बात एकदम। उसके नाम के आधार पे हम बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ समझ में ना आए, मैंने बस उसके नाम के आधार पे बताया। 1 नैनो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये भी है, सेंटीमीटर दिया है, एक थोड़ी सी गलती मैंने ये कर दी, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घाते -9 मीटर होता है, बट यहाँ पे सभी जगह सेंटीमीटर में दिया गया है। तो भैया सेंटीमीटर में उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। तो भाई 10 की घाते -9 ये क्या होता है, मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100
से गुणा कर दिया तो ये मीटर कितने में बदल गया, सेंटीमीटर। जब इसमें गुणा कराएंगे तो भैया ये 10 की घाते 2 है, इधर जब गुणा हो जाएगा 10 की घाते -7 अकेले बचेगा, तो इतना सेंटीमीटर। थोड़ी सी गलती हो जाएगी, अगर आप जल्दी में जाएंगे तो इतनी गलतियाँ हो जाएंगी, ठीक है। आप सही लगाएंगे बट वो गलत हो जाएगा, तो -7 वाला सही आंसर होगा। ओके, तो ये सही है, ठीक है। यहीं पे अगर मीटर दिया होता तो सही होता ये, बट सेंटीमीटर में ये सही होगा। तरीका मैंने आपको समझाया। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। तो भाई अगला प्रश्न जो है हम 10 नंबर सवाल को ले रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है कि यदि चंद्रमा की त्रिज्या 3 × 10 की घाते 8 सेंटीमीटर है, घनत्व आपका 3.5 × 10 की घाते 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका मास हमको निकालना है। अब ये सवाल क्या है, थोड़ी सी लंबी पड़ेगी, चलिए फिर भी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। हम देखेंगे आप सवाल में कि आपको त्रिज्या दी गई है, वो भी सेंटीमीटर में दी गई है, और घनत्व जो दिया गया है यहाँ पे देखेंगे मीटर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में दिया गया है। तो थोड़ी सी बात ये रही कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आपको जो द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम में भी मिल पाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में तो आप निकालेंगे तो ग्राम में निकलेंगे, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, बड़ी दिक्कत ना हो, इसकी वजह से सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करना होता है। तो 3 × 10 की घाते 8 है, यहाँ पे हम 100 यानी कि 10 की घाते 2 से जब भाग करेंगे तो 3 × 10 की घाते 6 मीटर ये मिल जाएगा। 8 में से 2 गया 6 ये मिल जाएगा। और हम जब इसमें आगे सवाल करेंगे तो हमें इसका निकालना है द्रव्यमान। तो भैया जो द्रव्यमान का सूत्र होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन, ठीक है, आयतन गुणित घनत्व। अब घनत्व तो आपको दिया गया है पर आयतन आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पे रेडियस अकेले, त्रिज्या अकेले दी गई है। अब जो चंद्रमा होता है वो किस आकार का होता है, वो गोल होता है, और गोल यानी गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 4/3 πr³। ये होता है गोले के आयतन का फार्मूला। तो वही हमको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे 4/3 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, r³ बराबर r³ के जगह ये रखेंगे, यानी 3 × 10 की घाते 6, इसकी पूरे की घाते 3 बनेगी, और गुणित घनत्व की जगह अपना 3.5 जाएगा और गुणित 10 की घाते 3 बन जाएगा। तो इतना सब कुछ आपको समझ में आया, हमने रख भी दिया। अब आगे प्रोसेस चलाएंगे और चीज़ों को थोड़ा सा हल करेंगे, और यहाँ पे हल करने का तरीका भी हम समझते रहेंगे। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे 3.5 है, तो 0.1 जगह से अगर आप हटाओगे तो भाई यहाँ से 0 हटाओगे तो इधर से क्या है, एक 0 कम कर सकते हो। घाते 3 जो है आप इसको ऐसे कर सकते हो और एक 0 कम कर सकते हो, ये अच्छा तरीका होगा। तो 7 × 1 = 7 × 4 = 28, 7×5 = 35 होता है, तो 5 बार कर दिया। और यहाँ पे 3 से कोई कटने वाली गिनती नहीं है, तो उसको हम रखे रहेंगे, उसको हम बाद में काट लेंगे। अभी हम 7 से काट सकते थे, हमने काट दिया। या फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3 की घाते भी 3 बनने वाली, तो उससे कटेगा। तो यहाँ पे 4 × 22 हो गया, गुणित 3 की घाते 3 बराबर 3 × 3 = 9 × 3 = 27 बनेगा। गुणित यहाँ पे जब घात पर घात हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है, तो 6 की घात यहाँ पे 3 बनेगी, तो 6 छंग यहाँ पे 6 × 18 बन जाएगा। भाई ये प्रोसेस बनेगी। अच्छा, बटे में 3 अभी भी है, और गुणते यहाँ पे 5 मिल गया है, गुणते यहाँ पे 100 मिल गया है। तो 3 से काट देंगे, यहाँ पे 9 मिल जाएगा, और आपके पास जो गिनतियाँ हैं उनका गुणा कराएंगे। आपके पास 5 है, 9 है, 22 है और 4 है, तो इतनी गिनतियों का हम गुणा कराएंगे। तो हम यहाँ पे पहले इनको लिख लेते हैं, और यहाँ पे 22 भी हम छोड़ दिए हैं, 5 ये लिख लेते हैं, और 10 की घातें यहाँ पे देखें 18 है, यहाँ पे ये घाते 2 है, गुणे में घाते जोड़ते हैं, जुड़ जाएगा तो 18 × 2 = 20 हो जाएगा। देखिए 100 का मतलब क्या है, घाते 2 होना। इतना तो आपको आना ही चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज रहें। ओके, तो जिनके साथ ये कन्फ्यूज़न है वो क्लियर रखें इन बातों को। आगे हम बढ़ेंगे बातों में, हम गुणा कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 22 जो है उसको हम 11 × 2 कह सकते हैं, और ये 5 दूनी ये 10 बराबर 10 मिल जाएगा, और 10 का 0 इधर बढ़ा देंगे तो गुणा 10 की घाते 21 बन जाएगा, और 11 यहाँ पे है, और 9 चौक 36 होता है, और गुणते 11 हो रहा है। और जब इनका हम गुणा करते हैं तो भाई 11 से गुणा करने का एक तरीका हमने आपको बताया है कि 3 और 6 ऐसे किनारे लिखिए, 6 3 9 बीच में लिख दीजिए, हो गया इनका गुणा, हो गया, ये हो गया।
अब बस हो गया है, लगभग पहुंच ही चुके हैं। बस यहाँ पे अभी दशमलव ये है, दशमलव के यहाँ पे पहुंचा दीजिए। किसी भी गिनती, जब कोई भी गिनती लिखी होती है तो आखिर में उसके दशमलव होता है, दशमलव होता है। जैसे हमने एक 155 लिख दिया तो यहाँ पे दशमलव होता है और हम दशमलव को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो यहाँ पे 3.96 हो गया। दो गिनतियों पे दशमलव इधर बाईं ओर खसका है तो इधर गिनतियाँ दो घाते बढ़ जाएंगी, यानी गुणते हो जाएगा 10 की घात 21 है, 21 2 23 यहाँ पे मिल जाएगा और ये किलोग्राम में हो जाएगा। तो ये रहा आपका उत्तर। संभवतः यहाँ तक हम पहुँच ही चुके हैं और बिल्कुल यही आपका उत्तर रहेगा। और विकल्प में अगर हम देखें तो भाई विकल्प में थोड़ी सी गलती दी गई है। यहाँ पे देखेंगे ये 3.96 होना चाहिए था, पर 39.96 दिया गया है, तो ये थोड़ी सी गलत दिया गया है। बाकी उसके नज़दीक कोई और गिनती नहीं है, यही सही विकल्प है। 23 भी सही है, बट यहाँ पे ये दशमलव थोड़ा सा पीछे लगा दिया है। इसका जो सॉल्यूशन आप देखेंगे उसमें भी यही सेम गलती को दोहराया गया है, तो ये गलती है और उसको दशमलव यहाँ पे और थोड़ा सा 9 से, मतलब 3 और 9 के बीच में लगाना चाहिए था। तो अब चलिए इन बातों को ख़त्म रखते हैं और अगले सवाल पे हम चलते हैं। तो भाई अगला जो सवाल है वो है वर्नियर कैलिपर से संबंधित। और वर्नियर कैलिपर क्या है कि आपको हाई स्कूल में मिला था पढ़ने के लिए हल्का सा, और इंटर में मिल जाएगा उसको प्रयोग करने के लिए। वर्नियर कैलिपर क्या होता है कि एक प्रकार का मापन पटरी होती है, ठीक है, जिससे बाल की मोटाई या फिर तार की मोटाई, इन सारी चीज़ों को इसे नापा जाता है। या फिर आप जैसे हमारे पास एक लकड़ी है और इसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो कितना है, ये नापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके कलम की मोटाई भी नापी जा सकती है। तो वो ये रहता है, वो एक यंत्र होता है और इस यंत्र में आपको बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं और इनको मापन का तरीका भी अलग होता है। तो उन चीज़ों को अगर बेसिक्स गहराई से समझेंगे तो आपको वर्नियर कैलिपर देखने के बाद ही वो समझ में आएगा, और उसको हाथ में जब तक आप स्पर्श नहीं करेंगे, उठा के उसके साथ 2-3 घंटे का वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक वो इतना गहराई से आपके अंदर नहीं समझ सकता। ये थोड़ी सी लॉजिकल बात है कि जब भी कोई नया सामान है, अगर आप उस पर थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ा सा समय उसके साथ स्पेंड नहीं करेंगे, तो वो मुश्किल रहेगा आपको ऐसे मुज़बानी बता पाना। ओके, तो ये सेम चीज़ें होती हैं वर्नियर कैलिपर के साथ में। तो वर्नियर कैलिपर के जो क्वेश्चन है, आपको इसको फार्मूले के रूप में हम बता दूंगा कि कैसे ये हल हो पाएगा। तो जो प्रश्न है वो पढ़ेंगे। एक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर है तथा इसका शून्य त्रुटि 0-0.2 मिलीमीटर है। छड़ की लंबाई मापते हुए मुख्य स्केल का पाठ्यांक 4.8 है तथा वर्नियर का छठा भाग मुख्य स्केल के एक अंकन के समरेख है। तो छड़ की लंबाई क्या है? तो इसमें देखिए भाई, जब जितनी भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, वो सारी चीज़ें आप हर वर्नियर कैलिपर आप जब देखेंगे तब जान पाएंगे कि मुख्य स्केल का पाठ्यांक वो क्या होता है, और ये जो वर्नियर का छठा भाग मुख्य स्केल के एक अंकन के समरेख हो रहा है, ये क्या बला है भाई, और ये शून्य त्रुटि हो रही है, ये क्यों हो रही है, मतलब ये कितनी होती है, कैसा होता है, क्यों होता है, और ये अल्पतमांक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जब उसको हाथ में उठाएंगे ना तब पल्ले पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूँ, वर्नियर कैलिपर मेरे पास तो है नहीं, बट मैं आपको उसका जो इमेज होता है उसके ज़रिए आपको समझा पाऊँगा कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा ऐसा क्यों होता है, उसके लिए एक लंबी सी वीडियो बनाई जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो उसको मैं बना दूँगा, आप कमेंट करके बताइएगा आपको देखने के लिए, जानकारी के लिए। बाकी वर्नियर कैलिपर को ले करके जो फार्मूले हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ, उसके आधार पर ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रश्न के आधार पर हमने अल्पतमांक, शून्य त्रुटि, मुख्य पैमाने का जो भाग है, वर्नियर का मिलने वाला जो भाग है वो हमने लिख लिया। जो फार्मूला हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो मुख्य जो आपका टुकड़े की लंबाई है उसके लिए मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पे मिलने वाला भाग गुणते अल्पतमांक। तो वर्नियर में मिलने वाले भाग में अल्पतमांक से हमको गुणा करना होता है। साथ में अगर शून्य त्रुटि दी गई है तो प्लस वाला दिया है तो माइनस लिखेंगे, माइनस वाला चिन्ह के साथ दिया है तो प्लस हम लगाएंगे, तो उसका
और उल्टा होता है, ये ऐसा लगाया जाता है। और सभी को हमको यहाँ पे सेंटीमीटर में रखना है या फिर मिलीमीटर में रखना है, एक ही जो पैमाना होता है उसमें रखना है। तो हम यहाँ पे रखना अगर शुरू करेंगे तो मुख्य पैमाने का जो पाठ्यांक है वो सेंटीमीटर में दिया गया, तो 4.8 सेंटीमीटर हमने कर लिया है। ओके, प्लस 1 ईयर पहला पैमाने पे मिलने वाला जो भाग है वो हमने क्या कर दिया, 6 लिख दिया। ठीक है, 6 वाला भाग मिल रहा था। अल्पात्मांक कितना है, मिलीमीटर में दिया गया है। इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 10 से भाग कर देंगे तो 0.01 सेंटीमीटर मिल जाएगा। कन्फ्यूज़ तो हो गए नहीं, मतलब ठीक है भाई। तो ये जो अल्पतमांक मिलीमीटर में दिया गया है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10 से इसमें भाग किया, तो 0.1 अंक और थोड़ा सा इधर खसका है, तो ऐसे में इतना मिलेगा। तो हम यहाँ पे 0.01 लिख लेते हैं। अब ये भी सेंटीमीटर में है और प्लस है, देखिए आपको शून्य त्रुटि क्या दिया गया था, माइनस दिया गया था, और यहाँ पे थोड़ा सा मिलीमीटर में दिया है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, माइनस में रखिए, 0 पॉइंट रखिए। 10 से जब भाग करेंगे तो भैया 1 अंक पे और दशमलव लग जाएगा, यानी कि इतना सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये जो भाग मिला है हमको यहाँ पे उठा के रखना है, वो माइनस में दिया था तो हमको उसको प्लस में रखना है। यही शून्य त्रुटि के बारे में विशेषता होती है कि अगर वो माइनस दिया है तो हमको प्लस करना है, प्लस दिया है तो माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये बात होती है। और ये जो मुख्य पैमाने पर चली गई दूरी है उसको मुख्य पैमाना वैसे रहने देते हैं, इसका गुणा कराते हैं तो यहाँ पे 0.06 हो जाएगा, प्लस 0.02 दिया गया है। इसको जब ऐड करेंगे तो 0.08 मिल जाएगा, और इस गिनती को जब इसके साथ ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमको मिल जाएगा 4.8 तो है यही। ठीक है, ये 0 के साथ में जाएगा और ये 8 क्या है इसके पीछे लग जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका मुख्य पैमाने की क्या जगह जो स्केल है हमारे, जिसको हम नाप कर था, जिसको हमने नापा था उसकी लंबाई होगी, क्षण की ये मेन लंबाई होगी। तो फार्मूला वैसे यही रहने वाला है हर एक क्वेश्चन के लिए। आपको मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, वर्नियर पे मिलने वाला भाग, गुणित अल्पतमांक, और यह प्लस माइनस शून्य त्रुटि। ओके, शून्यांक त्रुटि। और अगला जो प्रश्न है वो है 14 नंबर प्रश्न। यहाँ पे बातें हैं, वर्नियर पैमाने के 20 भाग मुख्य पैमाने के 19 भागों के बराबर हैं। ठीक है, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 0.5 मिलीमीटर है, इसका अल्पतमांक होगा। अब ये अल्पतमांक निकालने का एक तरीका है, उसको हम देखेंगे, उसको भी अभी यहाँ पे देखेंगे। 20 भाग 19 भाग के जो बराबर है, यही सब चीज़ लेकर के हमको अल्पतमांक निकालना है। तो भाई इस प्रश्न के लिए जो एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो 20 वर्नियर पैमाने के 20 भाग मुख्य पैमाने के 19 भाग के बराबर है, ये एक बात है जो कही जाती है वर्नियर पैमाने के लिए कि हमेशा उसके 20 पैमाने के अगर जो भाग दिए गए तो 19 के बराबर होने चाहिए। 50 दिया है तो 49 के, मतलब उससे एक कम के ये बराबर होने चाहिए, तभी वर्नियर कैलिपर क्या है आपका परफेक्टली काम कर पाएगा। ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है। अब जो इसका जो अल्पतमांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर वो आप देखेंगे तो वो होता है कि अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पे भागों की संख्या। तो यहाँ पे जो एक भाग का मान दिया था 0.5 mm दिया था, अगर आपने ध्यान दिया हो सवाल में 20-19 के बाद 0.5 mm की बात की गई थी, और जो वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या 20 है जो 19 के बराबर है, तो हमको यहाँ पे वही वर्नियर वाला 20 रखना है। तो इतना रख दिया, बस अब कुछ नहीं करना है, हल हो चुका है। अब हल कर देना है और यहाँ पे भाग कर देना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और जब 10 से भाग करेंगे एक पे दशमलव और लग जाएगा तो 0.025 हो जाएगा। और ये मिलीमीटर था, मिलीमीटर को हमने चेंज नहीं किया था तो मिलीमीटर पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो जो आपका अल्पतमांक मिलने वाला था वो यही रहेगा मिलीमीटर में, वो भी। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न तो अब नहीं होगा इसमें, और याद रखेंगे कि हमेशा जो 20-19 दिया है तो हमको बड़ा वाला गिनती ही रखना होगा, यानी सम संख्या ही रखना होगा ज़्यादातर, ये समझिए। ठीक है, नीचे को सम संख्या रखना है, 19 से भाग नहीं दे पाएंगे। अगर आप ट्रिक समझना चाहें तो ये बात ट्रिक की बात है, वर्नियर भागों की संख्या को हमको नीचे रखना होता है। वैसे इन बातों को आप जब वर्नियर को हाथ में उठाएंगे ना, तब वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तब पल्ले पड़ता है बहुत ज़्यादा से।
अब देखिए जो 15 नंबर सवाल है वो भी 14 नंबर सवाल की तरफ बिल्कुल है। यहाँ पे 10 भाग 9 भागों के बराबर है, ठीक है। आपको अल्पतमांक निकालना है और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मुख्य पैमाने में 1 सेंटीमीटर में 10 भाग हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 भाग हैं। तो एक भाग का कितना मान होगा, तो 1 सेंटीमीटर का भाग करेंगे तो 1 मिलीमीटर हमको मिलेगा। और यहाँ पे 9 भाग वर्नियर के 10 भागों के बराबर हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है इसका अल्पतमांक। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया, एक बार सवाल को पढ़ते हैं कि यदि मुख्य पैमाने में 1 सेंटीमीटर में 10 भाग हैं तथा मुख्य पैमाने के 9 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर हैं, तो वर्नियर का अल्पतमांक क्या होगा, ये हमको बताना है। अच्छा, यहाँ पे अगर अब मैं आपको हल करके भी दिखा दूँ, ठीक है। कन्फ्यूज़ क्यों करना भाई, आपको किसके भरोसे छोड़ना। तो भाई यूँ समझो कि मुख्य पैमाने के जो 1 सेंटीमीटर दिया गया है उसमें कितने हैं, 10 भाग हैं। तो ये आपका मुख्य पैमाना ही है। तो मुख्य पैमाने में एक भाग की लंबाई कितने, एक भाग की माप कितनी होती है। तो भाई 10 भाग बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, एक भाग बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बटे 10। तो 1 सेंटीमीटर में जब 10 से हम भाग करते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे टोटल 1 मिलीमीटर हमको एक भाग बराबर मिल जाएगा 1 मिलीमीटर। तो ये एक भाग की लंबाई आपको मिल चुकी है। साथ में आपको कहा दिया गया है कि 10 वर्नियर पैमाने किसके 9 के बराबर हैं, ये कहा गया है ना, 10 9 के बराबर है। तो आपको वर्नियर वाला रखना होता है, वर्नियर वाला भाग नीचे रखना होता है, या यूँ कहें सम वाला भाग नीचे रखना होता है। ट्रिक है, सम वाला भाग कह देंगे तो आप इसको ट्रिक कह सकते हैं, बट आप ही सही तो यही रहेगा कि आप कहें कि वर्नियर वाले भागों की संख्या को हमको नीचे रखना होता है। तो 1 मिलीमीटर तो हम ऊपर रखेंगे और उसमें 10 से भाग कर देंगे तो 0.1 मिलीमीटर आपको मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका अल्पतमांक हो जाएगा इस सवाल के लिए। तो यही तरीका रहेगा इस सवाल को हल करने का, ठीक है। कन्फ्यूज़ ना रहें, ये वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाली सवाल भी है। 16 नंबर सवाल भी वही वर्नियर कैलिपर से संबंधित है। तो अब इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और आगे के सवालों पे चलते हैं। तो अभी हम जो प्रश्न उठा रहे हैं वो 21 नंबर है। यहाँ पे थोड़ी सी बातें अलग लिखी गई हैं, लेकिन काम वही सेम टू सेम है। इससे ऊपर वाले सब वर्नियर से संबंधित है। फार्मूला आपको आपकी किताब में दिया गया है, हमने भी जो फार्मूला लगना था वो बता दिया है। बाकी आपको बताया ही है कि वो लॉजिकल बातें हैं, जब आप वर्नियर हाथ में उठाएंगे तब काम करती हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, दिमाग की बुद्धि खुलती है, मतलब सब कुछ चलता है अच्छे से। फिलहाल एक वृत्तीय पैमाने के जो अल्पतमांक दिया गया है, अल्पत अंश दिया गया 0.5 अंश दिया गया है, ठीक है, सबसे छोटा, ठीक है। मुख्य पैमाने का अल्पतम, ठीक है, अल्पतमांक नहीं दिया है, अल्पतम अंश दिया गया, यानी सब एक भाग की लंबाई आपको दी गई है। फिर कोण दिया गया है, उस पर लगे वर्नियर के भाग क्या है, 60 किसके बराबर है, 59 अंशों के बराबर है। अल्पतमांक अब आपको निकालना है। तो एक भाग की लंबाई इतना दिया गया है, वर्नियर के अंशों की संख्या कितनी है, 60 है। तो अब इसमें 60 से भाग कर देंगे, बहुत सी आसान सा काम है और बड़े आराम से आपको निकल जाएगा। तो ये जो वृत्तीय मुख्य पैमाने की बात कर रहे हैं, ये क्या है, आपका कोण नापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो वर्नियर के आधार पर ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती है भैया, मोटाई नापने के लिए, गहराई नापने के लिए, इस ढक्कन के अंदर से जो मोटाई है, ठीक है, वो चौड़ाई, मतलब वो नापने के लिए, इसके दोनों के बीच में तो अंदर से कितना है वो नापने के लिए वर्नियर के अलग अलग उपकरण बने हुए हैं। तो वो उसके आधार पे ही रहती है और वर्नियर के आधार पे ही काम करता है पेच मापी, जो सवाल नंबर 22 में मिल जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं पेच मापी का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है। अब यहाँ पे पेच मापी क्या है, देखने के बाद आपको समझ में आएगा पेच मापी असल में होता क्या है। तो इसका चूड़ी अंतराल कितना है, ठीक है, उसमें चूड़ियाँ होती हैं, क्या होती हैं भैया, इस आपने नट बोल्ट देखा, तो नट में जो चूड़ियाँ होती हैं ना, वो चूड़ी के बीच की दूरी को चूड़ी अंतराल इसमें कहा गया। और यहाँ पे जो पेच मापी है वो असल में नट बोल्ट वाला सिद्धांत पे ही काम करता है। तो चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर दिया गया है और इसके वृत्तीय पैमाने में 40 खाने हैं, जबकि एक वर्नियर कैलिपर के वर्नियर पैमाने पर, ठीक है, उस पर भी वर्नियर लगे 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भागों के बराबर है। यदि मुख्य पैमाने के प्रत्येक भाग, ठीक है, 0.25 मिलीमीटर है, तो पेच मापी तथा वर्नियर के अल्पतमांक में संबंध क्या होगा। तो दोनों के बारे में हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा है, ठीक है। और हमको दोनों के अल्पतमांकों के बराबर बताना है कि किसका अल्पतमांक अधिक है किसका कम है, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले बात तो हमको यहाँ पे वर्नियर कैलिपर के बारे में समझ में आता है कि 10 9 के बराबर है और एक का 0.25 mm दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे 10 से भाग कर देंगे तो वर्नियर का अल्पतमांक मिल जाएगा 0.025 मिल जाएगा। और पेच मापी या फिर चौड़ी मापी, जो पेच मापी का है, इसका अगर हम निकालेंगे, ठीक है, अल्पतमांक वो पहले निकाल लेते हैं। तो जी बात ये है कि अगर हम पेच मापी के अल्पतमांक की बात करेंगे तो इसका चूड़ी अंतराल कितना है, तो हमको चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर जो दिया है उसको हमको ऊपर रखना होता है और इसके वर्नियर के जो आपके वृत्तीय पैमाने के जो खाने हैं उसको हमको नीचे रखना होता है। तो 1/40 आपको मिल गया है। तो ये क्या है, इसका अल्पतमांक है 1/40 आप कह सकते हैं, हम दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा। और अपन ने अल्पतमांक निकाला था वर्नियर कैलिपर का, यहाँ पे 0.25 का बटा से हमने भाग देने की कोशिश की थी, किससे, हमने 10 से भाग करने की कोशिश की थी। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो थोड़ा सा 1/40 के रूप में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक उस पर दशमलव से हटा लेते हैं, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, एक 0 बच जाएगा, तो 1/40 मिल जाएगा। तो इसका भी एक अल्पतमांक 1/40 है, इसका भी है, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अगर विकल्प में आपको हो गए तो दोनों के अल्पतमांक क्या है, बराबर हैं। तो भाई उसके बाद के जितने भी हैं सब मापनी से संबंधित हैं, सब में अल्पतमांक जैसा कुछ चीज़ें हैं, आप उसमें थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम यहाँ पे आसान चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपने अगर पढ़ा है, जितना मापने के बारे में मैंने जितना बताया और जितना भी अल्पतमांक से संबंधित आपको समझाया वो आपको समझ में रखना है। अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनको भी आपको देखना है। तो उन पे चलते हैं, ठीक है। अभी जो भी प्रश्न आपको मिल पाते हैं, जितना भी हमने छोड़ा है उसके आधार पे आप उनको थोड़ा सा हल करने की कोशिश कीजिए और आगे आपको जो चाहिए उसके बारे में आंसर वो कमेंट करके बताइए, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और मापनी उपनी से संबंधित या फिर चौड़ी माप जो क्वेश्चन आपको इसमें नहीं आते कमेंट करके बताइए कि वो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, मैं उस क्वेश्चन को स्पेशली एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे कोटिमान पे पहुँच चुके हैं, तो हमको यहाँ पे कोटिमान बताना होगा। देखिए कोटिमान क्या होता है कि एक ये गुणे के रूप में आपको दिया गया है और यहाँ पे जो 10 की घाते गिनती के रूप में दी गई, यही अपना कोटिमान, ठीक है, यही अपना कोटिमान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे एग्जैक्टली कोटिमान कितना होता है ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कोटिमान के लिए देखिए 10 जो हमको 10 की घाते 6 दिखा है, हमको 10 का वर्गमूल थोड़ा सा बताइए पहले कितना होगा। तो भैया बात क्या हुई, 10 की वर्गमूल की बात करें तो 10 का वर्गमूल देखिए 3 त्रिक का 9 होता है। तो 10 का वर्गमूल 3 दशमलव कुछ करके जाएगा, तो 3.14 के समथिंग नियर अबाउट होता है, 3.16 के करीब होता है, ठीक है, 3.16। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कोटिमान क्या होता है, 10 की घाते 6 ही आपका कोटिमान होता है। लेकिन अगर 10 का वर्गमूल 3.16 हो रहा है तो 3.16 से अगर ये गिनती बड़ी या फिर उसके बराबर हो, मतलब उससे छोटी या बराबर हो रही है तो हम घाते 6 को ही लेंगे। लेकिन अगर 3.16 से ये वाली गिनती बड़ी पड़ जाती है तो हमको इसमें एक जोड़ देना होता है, 6 ना होकर के फिर 7 होने लगेगा। लेकिन चूंकि ये 1.6 होता है, 3.6 से छोटा है, इस वजह से 10 की घाते 6 क्या होगा, आपका कोटिमान हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको कोटिमान निकालना है। अब इसको कोटिमान निकालने के लिए हमको थोड़ा, तो भाई यहाँ पे इतना सब कुछ था, ठीक, हमने क्या किया है, दशमलव को 1 2 3 गिनती पार करके 5 के बाद लगाया, तो ये लगा दिया हमने, लगा दिया। तो भाई 1 2 3 गिनती पार किया तो 10 की घाते यहाँ पे -3 बन जाएगा। इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर जाएंगे तो प्लस में गिनती बढ़ती है, तो मतलब घाते बढ़ती हैं। अब ये क्या है, 3.16 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये 5.42 बड़ा है। जब ये बड़ा है तो यहाँ पे जो 10 की घाते बन रही है -3, इसमें क्या करेंगे, एक हम जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तब ये 10 की घाते -2 बच जाएगी। क्लियर, तो ये आपका कोटिमान हो जाएगा। तो इसके लिए कोटिमान क्या है, ये चौथा वाला विकल्प है। कोटिमान आपको समझ में आया। ऐसी ही बहुत सारी सवालें होने वाली हैं जिसमें आपसे कोटिमान पूछा जाएगा। जैसे ये यूरेनियम से संबंधित जो सवाल है इसमें आपको कोटिमान पूछा जा रहा है, तो आप इसमें कोटिमान बताइए। अब आ जाते हैं हम सार्थक अंकों पे।
जो कि 38 नंबर सवाल पे मिल जाता है। तो सार्थक अंक के लिए लेकर के फॉर्मूले मतलब कुछ नियम रूल रेगुलेशन होते हैं, वो आपको याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सार्थक अंक भाई यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4, चार के चारों सार्थक अंक के रूप में काम करेंगे, क्योंकि अब जीरो जो होते हैं वो बीच में है। अगर वो इधर किनारे होता तो उसको काम नहीं होता, बट यहाँ पे बीच में पड़ रहा है तो ये काम के हैं। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई है, इसमें 4 हैं। बस आपको ये बताना है कि सार्थक अंक मतलब क्या होता है कि ऐसे अंक जो आपको मतलब सही अर्थ दे रहे हों, इसके उत्तर में काम लायक हों, ठीक है। तो सार्थक अंकों को लेकर के ये रहता है। अब यहाँ पे अगर घात के रूप में दिया गया है तो उससे कोई अर्थ नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम 45 नंबर क्वेश्चन पे देखें तो 3.2 गुणे 10 की घात है जो 7 है, इसमें कितने सार्थक अंक दिए गए हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ तो भाई अब देखो यहाँ पे जो घात के रूप में दिया गया है इसका कोई औचित्य नहीं है हमको सार्थक अंकों के गिनने में, तो इसको हम हटा देते हैं। ये किसी काम का नहीं है, हमको बस यहाँ पे सार्थक अंक गिनने हैं। तो 3 और 2 को गिनेंगे। ये 2 लोग हैं जो हमको सही अर्थ या फिर हमारा उत्तर को सही दृष्टिकोण दे रहे हैं, तो ये हमारे सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे बात करेंगे एंगस्ट्रॉन किस भौतिक राशि को मापता है भैया। तो एंगस्ट्रॉन ध्वनि की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का वेग, यहाँ पे कुल मिलाकर लेंथ नापने के काम में आता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे हम नापते हैं जो तरंग दैर्ध्य नापते हैं, और वो भी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा नापते हैं। तो एंगस्ट्रॉन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नापने के काम में आता है। अब यहाँ पे दिया गया है सुग्राही यंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो होता है कि सार्थक अंकों की संख्या अधिक होती है, अच्छी फिनिश होती है, आंशिक त्रुटि नहीं रहती है। तो जो सुग्राही का मतलब होता है, ठीक है, जो सुग्राही यंत्र होते हैं वो क्या कहते हैं शुद्धता ज़्यादा देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या अधिक होती है, इस वजह से उसे सुग्राही माना जाता है। अब यहाँ पे आखिरी जो यहाँ पे दिया गया 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखे तो एक कागज़ की मोटाई 15 माइक्रोन है। अगर इसे मिलीमीटर में व्यक्त करना होगा तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो माइक्रोन है और मिलीमीटर में हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो चलिए कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो भाई 15 माइक्रोन का मतलब हो गया कि 15 गुणित 10 के घाते -6, ठीक है, इतना मीटर हो गया। अब यहाँ पे हमको मिलीमीटर में इसको चेंज करना है। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो हमको इसे 1000 से गुणा करना है। तो यहाँ पे 15 हो गया, गुणे 10 की घाते -6 हो गया, गुणते 1000 मतलब 10 की घाते 3, वो भी प्लस वाले। तो यहाँ पे मिलीमीटर हो गया। अब यहाँ पे हम इसमें जब गुणा कराएंगे, इसमें गुणा कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 गुणते 10 की घाते -3, ये हो जाएगा मिलीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम कुछ और चेंज करना चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको इधर पहुँचा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, गुणे 10 की घाते यहाँ पे आप -2 कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तब पर भी मिलीमीटर में रहेगा। अब जब इसमें मिलीमीटर में चेंज कर दिया तो जो 15 है वो 1 और 5 है, वो अभी भी सार्थक अंक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पे घात के रूप में जो दिया गया है तो उससे कोई अर्थ पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे मिलीमीटर में हम चेंज करना चाहेंगे, या फिर अगर हम मिलीमीटर में लिख ही चुके हैं तो इसको अगर हम थोड़ा सा और गिनती में लिखना चाहें तो भाई यहाँ पे जो माइनस है इसको हम बढ़ा देंगे तो 0.015 कर देगा। और यहाँ पे जो 1 और 5 है अभी भी यही सार्थक अंक रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 हो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो आपके पास सार्थक अंकों की संख्या 1 और 5 ही है, मतलब कि कुल मिला के 2 ही है। तो यही आपका सही उत्तर है। यहाँ पे जो विकल्प दिया है वो दूसरा सही किया है, यानी कि 5 सही किया है, लेकिन जब इसका हल देखते हैं तो उसमें वो 2 सही उत्तर दे रहा है और सवाल भी पूरी आधी अधूरी हल किया। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न भरा इसका उत्तर है। खैर उनके बातों को हम छोड़ते हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।